नमस्कार साथियों। नॉर्मल लेबर कंप्लीट करके आते हैं अपन एक और नए दौर में। एसोसिएट है इसी फीमेल की लाइफ जर्नी के साथ में जो स्टार्ट करी थी हमने फर्टिलाइजेशन से। एक फीमेल की जर्नी प्रेगनेंसी को लेकर जो चलती है वो लेबर के बाद पोस्टपार्टम या सामने अवेलेबल जो बोर्ड पर हेडिंग है परपेरियम पे आकर कंप्लीट होती है। जिस प्रकार प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में अपन नाम लेते हैं तीन: एंटीनेटल, इंट्रानेटल, पोस्टनेटल, एंटीपार्टम, इंट्रापार्टम, पोस्टपार्टम। उस कैटेगरी में हमने प्रेगनेंसी वाले डेज और नॉर्मल लेबर वाली कंप्लीट जर्नी को कवर कर लिया है। अब जो हमारे पास रिमेनिंग टाइम ड्यूरेशन है वो एक पोस्टपार्टम का पीरियड है। ये पोस्टपार्टम पीरियड भी एक फिक्स ड्यूरेशन दी जाती है, मदर को टाइम दिया जाता है जिसमें आफ्टर डिलीवरी वो खुद को वापस उसी कंडीशन में लेके चली जाए जब वो एक नॉर्मल फीमेल की तरह सरवाइव करती थी। आज का लेक्चर जो अपन डिस्कस करेंगे वो नॉर्मल पोस्टपार्टम वाले चेंजेस को लेकर बात करेंगे। जहां मैंने फोकस किया शब्द नॉर्मल पे, तो 100% आने वाले लेक्चर्स में एबनॉर्मलिटी की बात भी अपन करने वाले हैं। पर फिलहाल आज के लेक्चर की शुरुआत नॉर्मल पोस्टपार्टम से बात करते हैं। इसके शुरुआत के परिचय से, इंट्रो से। इसको खुद को इंट्रोड्यूस होने में जिन शब्दों की मदद होती है वो सामने बोर्ड पर अवेलेबल है, आपको दिखाई दे रहे हैं। और बहुत अच्छी बात यह है कि इसी परिचय से ही अपन कम से कम 2 MCQ बना के ले जाएंगे सिर्फ इसके इंट्रो से। तो आइए बात करें इसके इंट्रो को प्रेजेंट करने के लिए क्या टर्म सामने बोर्ड पे अवेलेबल है। सबसे पहले बोर्ड पे लिखा हुआ है ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन की बात मैं बताऊं आपको, तो पोस्टपार्टम भी एक समय का दौर है, यह भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। प्रेगनेंसी 9 महीने का दौर था जो चला गया। लेबर भी 4 स्टेजेस अलग अलग ड्यूरेशन की थी, वो भी कंप्लीट हुई। और अब यह पोस्टपार्टम भी एक समय की ड्यूरेशन है। कुछ समय दिया गया है जिसमें फीमेल की बॉडी से डिमांड है कि वापस से रीसेट होकर के वो नॉर्मल लाइफ में आ जाए। दिन, महीने, सप्ताह के हिसाब से बात करूं, जहां प्रेगनेंसी 280 दिन, 9 महीने 40 वीक की होती थी, वहीं पोस्टपार्टम भी 42 दिन, 1.5 महीने या 6 वीक, 3 तरीके से बताते हैं कि ड्यूरेशन का होता है। तो आते हैं सबसे पहले इसकी ड्यूरेशन पे। सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, मैं उसे लिख देता हूं। ड्यूरेशन दिनों में बोलेंगे तो दिन अपने पास है 42। मंथ में बोलेंगे तो मंथ है अपने पास 1.5, 1.5। वीक की बात करें तो अपने पास वीक है 6 वीक। यह जनरल इंफॉर्मेशन है, तो छोटा मोटा MCQ कहीं बने तो हम जवाब दे पाएंगे। कोई विशेष MCQ से नहीं है, जनरल इंफॉर्मेशन कि समय का ड्यूरेशन कितना है। आते हैं नेक्स्ट वन पे। अगली टर्म जो लिखी हुई है स्टार्ट, ये कहां से होता है? तो ये वो लाइन है जो आपके पास इस लेक्चर के इंट्रो के पहले MCQ को लेकर प्रेजेंट होगी। शुरू कहां से होता है? चलिए सबसे पहले मैं एक सवाल पूछ लेता हूं जो आपकी कंपटीशन गाइड है PR यादव साहब की, उसमें मेंशन किया हुआ है। पहले MCQ, बाद में उसका मैं हिंट दूंगा आपको। MCQ है सिर्फ 2 ऑप्शन के साथ। पोस्टपार्टम कब स्टार्ट होता है? पहला MCQ आफ्टर डिलीवरी। दूसरा ऑप्शन आफ्टर लेबर। सिर्फ 2 यहां पे ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। पोस्टपार्टम कहां से स्टार्ट होता है? आफ्टर डिलीवरी या आफ्टर लेबर? होने को बहुत सरल सवाल है, लेकिन सरल सवाल के अंदर भी मेरे बहुत सारे साथी जवाब देने में गड़बड़ कर सकते हैं। तो जानिए इसका आप जवाब कैसे देंगे मेरी बात को सुनकर के। अब पहले सिंपल लाइन, पोस्टपार्टम कब शुरू होता है? एग्जैक्ट आंसर इसका देना हो तो आंसर होता है
इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा। अभी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर अपन ने लेबर कंप्लीट किया है। लेबर में जो थर्ड स्टेज होती थी डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा के होते ही पोस्टमार्टम शुरू हो जाता है। कहने का मतलब लेबर में जो फोर्थ स्टेज आती है वो एक पोस्टमार्टम का ही पार्ट है। तो पोस्टमार्टम तो थर्ड स्टेज के बाद ही शुरू हो गया। तो अब यहां पर इस बात को ध्यान रखना है कि एग्जैक्ट आपसे कोई पूछे तो पहले उसका जवाब देकर के आप कब स्टार्ट होता है, तो एग्जैक्ट आंसर देना है इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा के बाद वो शुरू हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना है, जो कि लेबर के थर्ड स्टेज में हो गया। अब आते हैं उस एमसीक्यू पे जो मैंने पूछा था आपसे। अब उस एमसीक्यू में दो ऑप्शन है, आफ्टर डिलीवरी या आफ्टर लेबर। तो गौर से सुनना, वैसे तो यादव साहब को यह करना चाहिए था, पूरा लिखना चाहिए था आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा। चलिए ये नहीं भी लिखा तो उन दो ऑप्शन में से आंसर देंगे आप लोग आफ्टर डिलीवरी। आफ्टर लेबर क्यों नहीं देंगे? क्योंकि दोस्तों लेबर में 4 स्टेज होती हैं और हमारा पोस्टमार्टम तो थर्ड के बाद ही शुरू हो जाता है। फोर्थ स्टेज को पोस्टमार्टम का हिस्सा माना जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आंसर देना है आफ्टर डिलीवरी। उस ऑप्शन में आफ्टर डिलीवरी का मतलब है डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा। तो ये पहला एमसीक्यू हमारे यहां पे अराइज हुआ है, और अराइज हुआ है तो हमेशा की तरह से मार्क कर देते हैं इंट्रो से बनने वाला पहला एमसीक्यू। अब आते हैं अंदर के कंटेंट पे। नेक्स्ट लैंग्वेज क्या लिखा हुआ है? बेसिक प्रोसेस। बेसिक प्रोसेस ये बताना चाहता है कि पोस्टमार्टम में चल क्या रहा है। तो पोस्टमार्टम को मैं बोलूंगा रिकवरी फेज। क्या कहेंगे? रिकवरी फेज। प्रेगनेंसी का जो समय था 9 महीने का, उस समय फीमेल की बॉडी में एक कॉन्सेप्ट था और वो था ग्रोथ। ग्रोथ 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 ग्रोथ, ऊपर 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 ऊपर। क्योंकि आपने देखा भी हर सिस्टम में ग्रोथ हो रही थी। एंडोक्राइन के फंक्शन ज्यादा, जीआईटी के फंक्शन ज्यादा, कार्डियोवास्कुलर के फंक्शन ज्यादा, वजन ज्यादा, यूट्रस का आकार ज्यादा, पानी की मात्रा ज्यादा, यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा, सब चीजें ज्यादा हो रही थी। और वहां पे जो मेन फीमेल वाले हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, उसका लेवल भी ज्यादा था। तो प्रेगनेंसी में एक कंसेप्ट चलता है ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ। यहां बात करें पोस्टमार्टम में तो गौर फरमाना है, बहुत रोचक बात बताता हूं। पोस्टमार्टम ही फीमेल की लाइफ में एक ऐसा समय है जब उसके यूट्रस में 2 लेयर है। नॉर्मल फीमेल हो या प्रेग्नेंट फीमेल हो, उसके यूट्रस में 3 लेयर होती हैं। नॉर्मल फीमेल के यूट्रस में 3, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। प्रेग्नेंट फीमेल के यूट्रस में 3, डेसिडुआ, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। पर पोस्टमार्टम में जो डेसिडुआ थी वो प्लासेंटा के साथ ही बाहर चली गई और यूट्रस में केवल 2 परत बच गई, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, नहीं है एंडोमेट्रियम। और क्योंकि एंडोमेट्रियम ही एक ऐसी लेयर है जो हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को फंक्शन प्लेस प्रोवाइड करती है, तो जब परत ही नहीं तो हार्मोन भी नहीं, और फीमेल में हार्मोन नहीं तो एक कंसेप्ट चलता है लो हार्मोनल लेवल, और लो हार्मोनल लेवल के चलते पूरे शरीर में एक ही काम होता है, डैमेज डैमेज डैमेज। तो कहने का मतलब जहां प्रेगनेंसी में कंसेप्ट ग्रोथ का था वहां पोस्टमार्टम में कॉन्सेप्ट डैमेज का होगा। पोस्टमार्टम में सारी चीजें नीचे 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 नीचे, वजन कम करो, पानी कम करो, यूरिन फॉर्मेशन कम करो, यूट्रस का आकार कम करो, सर्वाइकल डायलेशन कम करो, हर चीज कम कम कर रहे हैं। तो फंडामेंटल प्रोसेस डैमेज का है। तो लिख देता हूं बेसिक प्रोसेस जो चल रहा है वो डैमेज है। और यही वो समय है जहां पे हमारे परिचय का दूसरा एमसीक्यू आने वाला है। और वो क्या? सब जगह डैमेज है एक को छोड़ करके, एक जगह को छोड़ करके। और वो जगह कौन सी है? वो जगह ब्रेस्ट, मेमोरी ग्लैंड। क्योंकि पोस्टमार्टम में चलने वाला सबसे बड़ा प्रोग्राम जो होता है वो है लैक्टेशन। 9 महीने जिस संतान को आपने गर्भ में पाला
आज उसे जन्म के बाद दूध पिलाना आपका प्राथमिक अधिकार है। पोस्टमार्टम में लैक्टेशन चलने वाला है, तो लैक्टेशन संबंधित जो ऑर्गन है, ब्रेस्ट या मेमोरी ग्लैंड, वहां पे डैमेज नहीं होता, वहां पे ग्रोथ ही ग्रोथ होती है। और यही आपका सेकंड एमसीक्यू है कि फंडामेंटल प्रोसेस भले ही डैमेज हो, लेकिन कहां नहीं होता, एक्सेप्ट मेमोरी ग्लैंड, क्योंकि यहां पर तो क्या चल रही है, ग्रोथ चल रही है। तो ये रहा आपका परिचय से बनने वाला दूसरा एमसीक्यू कि पूरे पोस्टमार्टम में फंडामेंटल वर्क जो बॉडी में हो रहा है वो डैमेज का है, सिवाय कहां के, मेमोरी ग्लैंड्स के। चलिए लास्ट में एक टर्म आती है इन्वोल्यूशन। अब इन्वोल्यूशन क्या है उसे सुनना। पोस्टमार्टम में सभी ऑर्गन में चेंजेस होना है, जहां प्रेगनेंसी में चेंज किए गए थे उन सभी को सही करना है, पर मेजर चेंज प्रेगनेंसी में भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होते हैं, तो पोस्टमार्टम में भी वहीं पर होंगे। इन्वोल्यूशन क्या है, वो ये बताता है कि एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर में चेंज कैसे आता है। एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लेता हूं यूट्रस का। अब ऑर्गन एक ही है यूट्रस, पर आप देखिए यूट्रस में मैं 3 बातें करता हूं आपके साथ में। पहली बात, यूट्रस का साइज जो प्रेगनेंसी में 35 सेंटीमीटर हो गया था, सही होने में उसे 10 दिन लगते हैं। सर्वाइकल डायलेशन जो लेबर में 10 सेंटीमीटर हो गया था, पूरी तरह बंद होने में 7 दिन लगते हैं। यूट्रस का वजन जो प्रेगनेंसी में 1000 ग्राम हो गया था, सही होने में पूरे 42 दिन लगते हैं। अब यहां पर कुछ चीजें लर्न करेंगे आप कि एक ही यूट्रस है और उसमें जो 3 स्ट्रक्चर हैं अलग अलग हिसाब से सही हो रही हैं। सर्वाइकल डायलेशन 7 दिन, यूट्रस का साइज 10 दिन, यूट्रस का वजन 42 दिन। अब इन तीनों में ऐसा नहीं है कि कोई नॉर्मल है कोई एबनॉर्मल है, क्योंकि सभी को सही होने के लिए कितने दिन दिए थे, 42 दिन। तो सबने काम बराबर 42 दिन में कर लिया, पर किसी ने जल्दी किसी ने लेट किया। ये उसी प्रकार की बात है जब नर्सिंग कॉलेज में हमें मास्टर असाइनमेंट देता था और बोलता था मैं 7 दिन बाद लूंगा, तो कुछ वो होते थे 1.5 स्टार फर्स्ट रैंक वाले, वो ले आते थे 2 दिन में करके। कुछ जो एवरेज होते थे वो 4-5 दिन में करके, और बच्चे कुछ आपके और मेरे जैसे लास्ट डे पे करके देते थे, पर 7 दिन में देते थे। लेकिन सबका सबमिशन का टाइम अलग अलग था। तो इन्वोल्यूशन यही एक चीज है कि हर एक के सही होने का तरीका अलग है, हर एक के सही होने का तरीका अलग है। तो इन्वोल्यूशन क्या बताता है कि कोई इंडिविजुअल स्ट्रक्चर कैसे सही होती है। तो लिखता हूं सामने, व्हाट इज इन्वोल्यूशन, ये क्या है, हाउ इंडिविजुअल स्ट्रक्चर रिकवर। रिकवर सबको होना है, कोई जल्दी जल्दी हो रहा है और कोई लेट हो रहा है। तो ये अपने पास पोस्टमार्टम को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज आने वाले 4 जो अपने पास टर्म ली गई थी उनका मीनिंग, साथ ही साथ हमें पता चला बनने वाले 2 एमसीक्यू। समय का दौर है, शुरू प्लासेंटा डिलीवरी के बाद होता है, पूरे शरीर में डैमेज है मेमोरी ग्लैंड को छोड़ के, और हर एक के चेंज होने का तरीका कहलाता है इन्वोल्यूशन। नेक्स्ट वन, अब बताएंगे आपको इस पोस्टमार्टम में जो 42 दिन है, जो 6 वीक हैं, उनमें भी स्टेजेस में उन्हें बांटा गया है। जैसे प्रेगनेंसी को बांटते थे अपन, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, इसी प्रकार यहां भी डिवीजन किया गया है। भले ही समय कम है पर डिवीजन किया गया है। उस डिवीजन में आप देखेंगे एक टर्म इमीडिएट पोस्टमार्टम, और नो डाउट फ्रेंड्स आप मॉसबी को जब जाएंगे सॉल्व करने पोस्टमार्टम वाली हेडिंग को, शुरुआत के 5 से 6 एमसीक्यू जो हैं, हर एमसीक्यू की लैंग्वेज में इमीडिएट पोस्टमार्टम शब्द लिखा हुआ है। तो यही है कि सामने क्वेश्चन में टर्म हो तो मीनिंग हमें अंडरस्टैंड हो। तो
तो क्या स्टेज होती है वो देखिए सामने। तो अपने पास टोटल स्टेजेस हैं 3। कौन कौन सी है उन्हें मेंशन करता हूं मैं। स्टेज में नंबर 1 लिखा आपने, एक इमीडिएट पोस्टपार्टम, दूसरा अर्ली पोस्टपार्टम और तीसरा रिमोट पोस्टपार्टम। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर की जगह 3 नाम कौन कौन से? इमीडिएट, अर्ली, रिमोट। टाइम ड्यूरेशन देखें इन तीनों की। तो टाइम ड्यूरेशन देखने गए तो देखो जहां इमीडिएट लिखा है वहां फर्स्ट 24 आवर, शुरुआत के 24 घंटे मतलब पहला दिन, शुरुआत के 24 घंटे मतलब पहला दिन। अर्ली के अंदर फर्स्ट वीक, ये पहला सप्ताह। और रिमोट के अंदर बचा हुआ सारा समय लास्ट वीक तक, और लास्ट वीक होता है अपने पास में 6th वीक। तो ये टेबल सामने बोर्ड पर पे देख करके आप लर्न करेंगे 3 टाइम ड्यूरेशन कौन कौन सी हैं और उन्हें कौन कौन से वीक में कैटेगराइज किया गया है। जहां इमीडिएट पोस्टपार्टम शुरुआत के 24 घंटे वाला है, जहां अर्ली पोस्टपार्टम पहले वीक वाला है, और बचा हुआ सारा समय रिमोट का है। यहां ज्यादा जो अटेंटिव एमसीक्यू बनते हैं वो हमारे पास इमीडिएट पोस्टपार्टम से बनते हैं, और बनना लॉजिकली सही भी है। कारण क्या होता है, पूरे 42 दिन में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, लेकिन शुरुआत के 24 घंटे बड़े क्रिटिकल होते हैं। शुरुआत के 24 घंटे में मदर को ब्लीडिंग कंट्रोल हुई या नहीं, शुरुआत के 24 घंटे में मदर ने लैक्टेशन स्टार्ट किया या नहीं, शुरुआत के 24 घंटे में मदर ने गैस पास करी या नहीं, यूरिन पास किया या नहीं, ये सारी चीजें, स्वैलोविंग करी या नहीं। तो कई सारे वाइटल क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन जो होते हैं शुरुआत के 24 घंटे में किए जाते हैं, और शुरुआत के 24 घंटे ही बता देते हैं कि आगे प्रोग्रेस कैसे रहने वाली है। यह समय सही निकला मतलब आगे भी सकुशल निकल जाएगा, और यही प्रॉब्लम है मतलब आपको रिस्क है। तो सामने देखें आप स्टेजेस, 3 नाम उनके, इमीडिएट पोस्टपार्टम, अर्ली पोस्टपार्टम, रिमोट पोस्टपार्टम। फिर एक बार फोकस करो, मॉसबी के क्वेश्चन की लैंग्वेज सॉल्व हो जाएगी जब इमीडिएट पोस्टपार्टम का मीनिंग आपको क्लियर हो पाएगा। तो यहां तक इस पोस्टपार्टम का परिचय देने के बाद बताऊंगा कि मैं आज के लेक्चर में क्या कंटेंट लाया हूं आपके लिए रिलेटेड टू पोस्टपार्टम, और वो कंटेंट है फिजियोलॉजिकल चेंजेस। एक समय था जब फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रेगनेंसी में पड़ रहे थे, पूरे शरीर में, रिप्रोडक्टिव में, वेट गेन वाले, कार्डियोवैस्कुलर वाले, जीआईटी वाले। एक समय यहां पर भी है, पर क्योंकि ये पूरा पोस्टपार्टम ही 1.5 महीने का है तो चेंजेस इतने ज्यादा नहीं है। जो चेंजेस हैं मेजर पढ़ने आपको 3, सिर्फ 3। जितने एमसीक्यू बनने की प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, इन 3 चेंजेस में ही फिनिश हो जाएगी, और यही 3 चेंजेस आज के कंप्लीट लेक्चर में आपको डिलीवर किए जाएंगे। कौन है वो 3? नंबर 1 यूटेराइन चेंजेस, नंबर 2 वेजाइनल चेंजेस। जो वेजाइनल चेंजेस हैं उन्हें नाम दिया जाता है लॉकिया, लॉकिया बोल देते हैं, लॉचिया बोल देते हैं, आप जैसे प्रोनाउंस करना चाहे कर देना, अपन लॉकिया कर देंगे। वेजाइनल चेंजेस लॉकिया। तीसरा ब्रेस्ट चेंजेस, जहां नाम लेंगे अपन लैक्टेशन का। तो 3 चेंजेस पढ़ने हैं, यूटेराइन चेंजेस, लॉकिया और लैक्टेशन, और इन्हीं 3 को पढ़ाने का मकसद है आज का कंप्लीट लेक्चर। आते हैं उस कैटेगरी में। नंबर 1 चेंजेस क्या है, बोर्ड पर हेडिंग अवेलेबल, यूटेराइन चेंजेस। अब यहां गौर देखेंगे आप, जितनी लाइनें सामने बोर्ड पे लिखूंगा इसके रिगार्डिंग हर लाइन से एमसीक्यू है। 4 लिखी तो 4 लाइन से एमसीक्यू, 10 लिखी तो 10 एमसीक्यू। जितनी लाइन लिखूंगा हर लाइन से एमसीक्यू है। पर मजे की बात यह है कि 3 एमसीक्यू तो अपन जानते हैं। इनवॉल्यूशन में हमने ऐसा एग्जाम्पल सेलेक्ट किया, यूटेराइन चेंजेस आपके दिमाग में आने से पहले फिट किया। वो 3 कौन कौन से थे? यूट्रस का साइज, वजन, सर्वाइकल डायलेशन। आपको सिखाया आकार 10 दिन में, डायलेशन 7 दिन में, वजन 42 दिन में। तो ये 3 बातें जान चुके हैं, 3 एमसीक्यू याद कर चुके हैं। एक बार बोर्ड पे लिख देते हैं उनको, देखिएगा फोकस करके। तो अपन शुरू करते हैं।
यूट्रस के अंदर इसका साइज, साइज के अलावा बोल सकते हैं सर्वाइकल डायलेशन, और सर्वाइकल डायलेशन के अलावा बात कर सकते हैं यूट्रस के वजन का। कब कब सही हुए थे बता दिया, वो भी लिख देते हैं। साइज बराबर 10 दिन में सही, सर्वाइकल डायलेशन पोस्टमार्टम में 7 दिन में सही, और वजन लेता है पूरे 42 दिन। तो ये 3 एमसीक्यू आपको एग्जाम्पल में दिए गए इन्वोल्यूशन में सामने भी आ गए। यहां पर मैंने फाइनल रिजल्ट लिखा है, नहीं तो क्या होता है दोस्तों, डिटेल बहुत बड़ी होती है। जैसे साइज की बात करूं, साइज में बोलते हैं हार्मोन के जाने से प्रोटियोलाइसिस होता है, वाटर मेटाबॉलिज्म होता है, 24 घंटे बाद अम्लाइकस पे होता है, डेली 1.25 सेंटीमीटर या आधा इंच की स्पीड से गिरता है और 10 दिन में ठिकाने पहुंच जाता है। तो जमाना स्मार्ट हो चुका है, एग्जामिनर भी फाइनल रिजल्ट को पूछता है तो वो सामने लिखा है। ऐसे ही सर्वाइकल डायलेशन इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी, जैसे प्लासेंटा बाहर निकलता है हाफ हो जाता है, फुल होता है 10 सेंटीमीटर, हाफ 5 सेंटीमीटर, मतलब 2 फिंगर हो जाता है, और फिर उसे पूरा बंद होने में 7 दिन लगते हैं। तो मैंने रिजल्ट लिखा है पूरा कब बंद होगा, 7 दिन में। वजन इसके लिए भी बोलते हैं, प्रेगनेंसी में 1000 ग्राम, 1 वीक के बाद 500 ग्राम, 2 वीक के बाद 300 ग्राम, ऐसे करते करते 6 वीक के बाद 60 ग्राम। तो मैंने फिर फाइनल आंसर लिखा है पूरे 42 दिन, क्योंकि सवाल बनने की गुंजाइश यही है। तो 3 एमसीक्यू यूटेराइन चेंजेस से, तीनों हमें आते हैं, बड़ी खुशी की बात है। अब एक छोटी सी चीज, साइज 10 दिन में सही होता है, 10 दिन ऑप्शन में ढूंढना है। बाई चांस किसी एग्जाम के एमसीक्यू में 10 दिन लिखा ना मिले, वहां आंसर दें 2 वीक का। पहली बात तो प्रायोरिटी बेस 10 दिन ही आंसर देके आना है। इन केस आपको नहीं मिलता तो ही आपको आंसर देके आना है 2 वीक, अदरवाइज योर आंसर विल बी 10 डे। 3 चेंजेस। अब इस 3 चेंज के बाद एक और चेंज इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता देता हूं। 3 तो हमें याद थे जो लिख दिए, एक और विशेष, और वो नाम पहले सामने बोर्ड पर, वो नाम है एंडोमेट्रियम। ये बड़ी स्पेशल चीज है, और ये एंडोमेट्रियम आपको यूट्रस में दिखाई देगी पूरी तरह कब, 42 दिन के बाद, 42 डेज के बाद। याद कीजिए मैंने बताया आपको, एक नॉर्मल फीमेल में और प्रेग्नेंट फीमेल में यूट्रस के अंदर 3 लेयर होती हैं। नॉर्मल फीमेल में एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। प्रेग्नेंट फीमेल में डेसिडुआ, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। पोस्टमार्टम में मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। कौन नहीं है एंडोमेट्रियम? तो सवाल बनता है कि उस फीमेल को एंडोमेट्रियम कब बनेगी? जवाब 42 दिन, 6 वीक के बाद। और फिर इससे क्रॉस क्वेश्चन बनते हैं, क्या पोस्टमार्टम में साइकिल आती है? नहीं, क्योंकि नो एंडोमेट्रियम नो साइकिल। साइकिल तभी आएगी जब एंडोमेट्रियम तैयार होगी, और वो तैयार होती है 6 वीक के बाद। तो ये अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग एमसीक्यू है। आगे इसका रिजल्ट पता चलेगा आपको जब अपन कॉन्ट्रासेप्शन वाली बातें करेंगे कि पोस्टमार्टम एंडोमेट्रियम 6 वीक से पहले नहीं बनती है। एक बात ये थे अपने पास सारे यूटेराइन चेंज। बात करते हैं नंबर 2 वजाइनल चेंज की, और उस वजाइनल चेंज को अपन नाम देंगे लॉकिया। अब लॉकिया के बारे में इसका सारा बही खाता सामने खोलते हैं अपन पॉइंट टू पॉइंट। जैसे क्या होता है, कहां से आता है, क्या लाता है, कितने दिन के लिए, कितनी मात्रा में, नेचर में कैसा, स्मेल में कैसा, ये सारे लॉकिया के लिए क्या क्या है तो सुनते रहें। फर्स्ट थिंग क्या है, तो पोस्टमार्टम पढ़ रहे हैं। पोस्टमार्टम में आने वाला वेजाइनल डिस्चार्ज। सिर्फ सरल बोलें, व्हाट इज लॉकिया? जवाब, इट इज
वैजाइनल डिस्चार्ज, जो बोला बोर्ड पे लिखा। तो आपको बोला कि लोकिया क्या होता है, तो बड़ा सिंपल बोल देना कि लोकिया वैजाइनल डिस्चार्ज होता है। अब आगे अगला पूछेगा कि वैजाइनल डिस्चार्ज जो है कहां से आता है। तो देखो दोस्तों, वैजाइना तो एक रास्ता है मटेरियल बाहर निकालने के लिए, बाकी डिस्चार्ज गंदगी वहीं से आ रही है जहां से कंप्लीट डिलीवरी हुई है, यूटेराइन कैविटी में। यूटेराइन कैविटी खाली हो जाती है लेबर के बाद, तो पूरी तरह खाली हुई या नहीं, जो भी बचा कुचा है उसे भी बाहर निकाला जाता है। अब यूट्रस से बाहर निकलेगा, नहीं सर्विक्स होगी, वो भी रास्ते में आएगा, और लास्ट में वैजाइना। तो ये सब क्या कहलाते हैं, ओरिजिन। कहां से आया, यूट्रस से आया, सर्विक्स में कुछ पड़ा था तो उसे भी ले आया, वैजाइना में कुछ बच गया था तो उसे भी ले आया, यहां से निकल करके डिस्चार्ज बाहर आया। तो ओरिजिन कहां से, तो नाम देंगे यूट्रस, सर्विक्स, वैजाइना, रास्ते में आने वाले तीनों सिपाहियों का। तो लिख देते हैं ओरिजिन। तो ओरिजिन कहां कहां से, यूट्रस से, सर्विक्स से और वैजाइना से। नेक्स्ट वन, यहां से आया, क्या लाया। क्या लाया का मतलब है कंटेंट और कंपोजिशन। कंटेंट और कंपोजिशन क्या लेकर के आया, तो देखना इसका जवाब बड़ा सरल है, रटना नहीं है। यदि आपको पता है कि नॉर्मली प्रेग्नेंट फीमेल की यूटेराइन कैविटी में क्या क्या होता था, तो उनमें से कुछ बच गया होगा तो वही बाहर आया होगा। जैसे प्रेग्नेंट फीमेल कैविटी में क्या होता है, प्लासेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड, बच्चा और एमनियोटिक कैविटी। तो प्लासेंटा का बच्चा कुचा मतलब प्लासेंटा में डेसिडुआ, कोरियन, विलाई, कोटिलिडॉन बच गए हो तो, अम्बिलिकल कॉर्ड में वाटसन जेली बच गई हो तो, एमनियोटिक कैविटी में एमनियोटिक फ्लूइड और मेम्ब्रेन बच गया हो तो, बच्चे में बच्चे के बाल लैनुगो, बच्चे की स्किन वर्निस कैसियोसा, बच्चे की पॉटी मिकोनियम, ये सब ये कंटेंट है। ये डेसिडुआ, कोरियन, विलाई, कोटिलिडॉन, वाटसन जेली, एमनियोटिक मेम्ब्रेन, एमनियोटिक फ्लूइड, लैनुगो, वर्निस कैसियोसा, मिकोनियम, ये सारे कंटेंट हैं। इसके अलावा जब प्लासेंटा वहां से निकला तो उस समय ब्लीडिंग हुई, ब्लड वो बाहर आया। ब्लड के बाद वहां पे वुंड बना तो घाव से पस वगैरह बाहर आई, और लास्ट में हील हुआ तो म्यूकस आई। तो सारे कंटेंट ये आ सकते हैं, रटना नहीं है, सिर्फ इतना बोलना है, जो भी कुछ अंदर होता है उसका बचा कुचा बाहर आता है। तो तीसरी बात लोकिया ने अपने बारे में बता दी कंटेंट को लेकर। अब आते हैं नेक्स्ट वन पे। अगली बात, अरे कब तक के लिए आएगा, मां का भी यह सवाल होता है, आखिर कब तक के लिए यह आएगा। तो सुनना, नॉर्मली आते हैं ये पोस्टमार्टम में 14-15 दिन के लिए, 14-15 दिन के लिए, पर 21 दिन तक भी आए तो भी एबनॉर्मल नहीं है। एवरेज ड्यूरेशन, नॉर्मल ड्यूरेशन 14-15 दिन, मैक्सिमम ड्यूरेशन 21 दिन। तो दोनों बातों का जवाब याद रखना है, जैसा सवाल पूछे वैसा आंसर देना है कि आइडियली एवरेज ड्यूरेशन क्या है 14 दिन की, और मैक्सिमम कितना हो सकता है तो 21 दिन। लिखता हूं सामने, ये लोकिया की ड्यूरेशन, तो आइडियली, नॉर्मली या एवरेज वाली, तो आप आंसर देंगे 14 दिन। पर बात करें यहां पर यदि मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम भी बता दिया अपन ने, कितने दिन हो सकता है वो 21st डे या 21 डे तक। अब ऐसी बात चल रही है तो अगली बात चलती है, कितना लाया, अमाउंट कितना लाया। अब देखो अमाउंट में भी दोस्तों दो बातें हैं, टोटल अमाउंट, पूरा अमाउंट 400 ml, लेकिन अभी कुछ देर बाद पढ़ेंगे लोकिया के टाइप, उनमें नाम आएंगे रुब्रा, सिरोसा, एल्बा। रुब्रा मिलेगा शुरू के 4 दिन वाला, जिसमें ब्लड कंटेंट ज्यादा होता है। बात समझिएगा, इन 14 दिनों के डिस्चार्ज में शुरुआत के जो 4 दिन होते हैं
उनमें मैक्सिमम जितना भी रिमेनिंग होता है वो ब्लड लॉस होता है। वो वाला टाइम क्रिटिकल है क्योंकि ब्लड निकल रहा है। बाद में तो केवल डिस्चार्ज में म्यूकस वाटर निकलेगा तो चिंता की बात नहीं है। तो शुरुआत में कितना निकला वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमने लेबर में पढ़ भी लिया है कि आइडियली एवरेजली एक फीमेल को 100 से 250 ml का लॉस होता है। तो वही लॉस यहां भी बताना है कि टोटल अमाउंट तो 400 था, पर शुरुआत के 4 दिन का पूछेगा तो वो 250 था, मतलब उसके बाद 150 ml ही और निकला है। टोटल अमाउंट 400 ml, शुरुआत के अंदर 250 ml। अलग अलग प्रकार से सवाल पूछ सकता है। तो 2 इंफॉर्मेशन और ले लो। आ गई साहब। अब की बार क्या लिखा? अमाउंट। तो टोटल अमाउंट पूछेगा तो आंसर देना है 400 ml। टोटल ना पूछ के ये पूछा सिर्फ इनिशियल, तो आंसर देना है 250 ml। नेक्स्ट वन, और भी बातें। अगली बात पूछेगा वो पीएच की। अब देखो, नॉर्मल वेजाइनल पीएच एसिडिक होती है, नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज की पीएच भी एसिडिक होती है। लेकिन लौकिया के अंदर जब शुरुआत में ब्लड, पस, एमनियोटिक फ्लूइड जैसे कंटेंट निकलेंगे तो पीएच एल्कलाइन हो जाएगी। और जब ये सारे कंटेंट निकल जाएंगे और सिर्फ ओरिजिनल वेजाइनल डिस्चार्ज आएंगे तो पीएच एसिडिक दिखेगी। सवाल बनता है शुरुआत में कैसी और बाद में कैसी? शुरुआत में पीएच एल्कलाइन और बाद में एसिडिक, ये नेचर डेवलप करता है। तो एक और जानकारी, तो देखो किस प्रकार लोचिया अपना बही खाता सामने बोर्ड पर खोलता जा रहा है। पीएच शुरुआत में एल्केलाइन, बाद में नॉर्मल हो जाता है तो वो हो गया एसिडिक। लास्ट वन बात करें, क्योंकि ये बचा कुचा है, क्योंकि ये ड्रेनेज है, क्योंकि ये डिस्चार्ज है, क्योंकि ये गंदगी है, यूट्राइन कैविटी खाली होनी चाहिए, तो इसकी स्मेल भी खुशबूदार नहीं होती, बदबूदार होती है। नाम दे देते हैं, स्मेल कैसी हो गई? फिशी स्मेल। तो ये लोकचिया ने खुद को इंट्रोड्यूस किया इतनी सारी टर्म से, और हर मार्कर से सवाल है। लोकिया क्या होता है? वेजाइनल डिस्चार्ज। कहां से आता है? यूट्रस सर्विक्स वेजाइना। क्या लाता है? बचा कुचा सारा। नॉर्मली कितने दिन तक के लिए? 14 दिन तक के लिए। मैक्सिमम कितने दिन तक के लिए? 21 दिन तक के लिए। टोटल अमाउंट कितना होता है? 400 ml होता है। शुरुआत में अमाउंट कितना होता है? 250 ml होता है। पहले पीएच कैसी होती है? अल्कलाइन होती है। बाद में पीएच कैसी होती है? एसिडिक होती है। स्मेल कैसी होती है? फिशी होती है। तो ये सारी जानकारी जो बोर्ड पे मैंने उतारी उसने लोकिया की दुनिया सवारी, सारी क्वालिटी लोकिया के बारे में। अब देखो दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग चीज, वेजाइनल डिस्चार्ज हो, लोकिया हो, रुब्रा हो या ब्लीडिंग हो, फीमेल में असेस करने के लिए लगाए जाते हैं सैनिटरी पैड। सैनिटरी पैड यूज कर जाते हैं। नॉर्मल साइकिल के अंदर भी पैड का इस्तेमाल होता है। अब एक फीमेल सैनिटरी पैड कितनी टाइम से चेंज करती है, उस बेस पे पता चलता है कि उसे कितने ज्यादा डिस्चार्ज या ब्लड लॉस हो रहा था। तो आज के लेक्चर में ही एक बहुत विशेष जानकारी मैं आपको दूंगा कि फीमेल से वेजाइनल डिस्चार्ज या ब्लीडिंग असेस करनी हो तो सैनिटरी पैड को काउंट करके आओ, कितने वेस्ट किए। ज्यादा पैड वेस्ट हुए तो ब्लीडिंग डिस्चार्ज ज्यादा, कम पैड वेस्ट हुए तो ब्लीडिंग डिस्चार्ज कम। उसके लिए WHO रिकमेंडेड एक चीज चलती है, उसे पढ़ेंगे अपन यहां पे, सैनिटरी पैड्स। सैनिटरी पैड्स काउंटिंग करनी है जिससे हमें पता चले कितना लॉस हो रहा है। तो उसके लिए एक टेबल है, सामने बोर्ड पर मैं बनाता हूं, मैं उसे बड़े गौर से देखिएगा। एक फिगर बनाया गया, डिस्चार्ज और ब्लीडिंग के लिए बोला स्कैंटी मतलब बहुत कम, फिर बोला लो, उसके बाद थोड़ा ज्यादा हुआ तो नाम दिया मॉडरेट, आगे एक टर्म आई हाई, और फिर एक नाम आया एक्सेसिव। डिस्चार्ज और ब्लीडिंग को बताने वाले ये 5 नाम। अब इन सब में कैसे कैसे होता है उसे देखना है अपने को, तो उसके लिए बड़े गौर से सुनना।
रिजल्ट लिखता हूं, फिर चलो एक्सप्लेन करता हूं। तो रिजल्ट पहले बोर्ड पे लिखना चाहूं तो यहां देखो मैं क्या लिखा, 2.5 सेंटीमीटर पर आवर, 10 सेंटीमीटर पर आवर, 15 सेंटीमीटर पर आवर, 1 आवर और 15 मिनट। तो चलिए टेबल को समझना शुरू करें, ये क्या बताना चाहता है। तो उसके लिए पहले मैं बताता हूं, मार्केट में दुनिया भर के सैनिटरी पैड आते हैं, विस्पर, स्टे फ्री, कई नामों से। WHO रिकमेंडेड जो पैड है उसकी लंबाई बताई गई है एवरेज 24 से 25 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल, WHO रिकमेंडेड जो सैनिटरी पैड्स हैं ऐसे, उनकी लंबाई बताई गई है यहां से यहां तक एवरेज 24-25 सेंटीमीटर। अब कितना एरिया कितनी देर में यूज आता है उसके हिसाब से फीमेल पैड चेंज करती है। देखें बोर्ड पे सबसे ऊपर लिखा है मैंने 2.5 सेंटीमीटर पर आवर। अब 25 सेंटीमीटर का पैड माने और 1 घंटे में 2.5 सेंटीमीटर यूज माने तो पूरा पैड चेंज कब होगा? 10 घंटे बाद। यदि एक फीमेल 10 घंटे बाद पैड चेंज करती है तो वो डिस्चार्ज और वो ब्लीडिंग बहुत ही कम है। स्कैंटी नाम दे रखा है। अगला देखें, 10 सेंटीमीटर पर आवर। अब लगाओ हिसाब, 25 सेंटीमीटर का था तो 2.5 घंटे में। यदि अब की बार 10 घंटे की बजाय 2.5 घंटे में पैड चेंज हो रहा है तो ब्लीडिंग ज्यादा है, लो कैटेगरी में आ गई। आगे बढ़ो, अब की बार 15 सेंटीमीटर पर आवर, तो मतलब 1 से 1.5 घंटे में ये स्पीड चलती है तो पैड चेंज होता है 10 घंटे में। ये स्पीड चलती है तो पैड चेंज होता है 2.5 घंटे में। ये स्पीड चलती है तो पैड चेंज होता है 1.5 घंटे में। नाम दिया मॉडरेट। और अब देखें, जो एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है वो लास्ट वाले 2 से ही बनते हैं। आप एग्जाम के अंदर जिन एमसीक्यू को ज्यादा देख पाओगे वो 100% नो डाउट इन लास्ट के 2 में से ही आएंगे। क्या बता रहे हैं? यदि एक फीमेल 1-1 घंटे में पैड चेंज करे और उससे भी वर्स कंडीशन 15 मिनट में ही पैड चेंज करे तो ब्लीडिंग के नाम सामने बोर्ड पे हैं, हाई, एक्सेसिव। हाई की जगह यहां पे एक नाम और देना होता है वेटेज वाला, हैवी। हैवी और एक्सेसिव, अंतर समझे दोनों ध्यान से। जब फीमेल को एकदम फ्रेश ब्लीडिंग हो, फ्रेश मतलब पानी की तरह खून निकल रहा है, बहुत वर्स कंडीशन है, पानी बहे तो डर नहीं, गटर में भाग के आ जाते हैं उसको तो, पर पानी की तरह ब्लड लॉस होना कभी भी शॉक वाली कंडीशन पैदा कर सकता है। वो वाली ब्लीडिंग हो उसे बोलते हैं एक्सेसिव। और यदि ओल्ड ब्लड था, क्लॉटेड ब्लड था, क्लॉट ही क्लॉट थे, तो वो हैवी है। आप याद भी ऐसे रखेंगे कि जो हैवी है मतलब 100% उसमें वजन है, और वो वजन किसका होता है? क्लॉट का होता है। जिसमें क्लॉट ही क्लॉट निकलेंगे वो वजनदार बन जाएगी, हैवी हो जाएगी, और वो ब्लीडिंग में पैड चेंज होगा 1 आवर में। तो ये वैजाइनल डिस्चार्ज हो या वैजाइनल ब्लीडिंग हो, असेस करने का सैनिटरी पैड काउंटिंग का मेथड सामने बोर्ड पे लिखा है। 100% एक एमसीक्यू ये देकर के जाएगा, आपसे पूछेगा एक फीमेल 15 मिनट से पैड चेंज करती है, ब्लीडिंग बताइए, एक्सेसिव। एक फीमेल 1 घंटे से पैड चेंज करती है, ब्लीडिंग बताइए, हैवी। और फिर सवाल और बनता है कि जो क्लॉट है उस क्लॉट का साइज 1 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, और यदि 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो फिर वो किसी बड़ी एबनॉर्मलिटी को बताएगा। तो ये लॉकिया का डिस्चार्ज का काउंटिंग मेथड। लास्ट वन आते हैं लॉकिया के टाइप। उनमें सबसे जरूरी है आपको उनके नाम पता हो, कलर पता हो, ड्यूरेशन पता हो। चौथे सवाल की गुंजाइश बचेगी नहीं जब 3 चीज पता होंगी। रुब्रा सिरोसा एल्बा, रेड, पिंक, व्हाइट, 1 से 4, 5 से 9, 10 से 14,
सामने बोर्ड पर प्रेजेंटेशन अवेलेबल है। टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं जो एग्जैक्ट होनी चाहिए, 1 से 4, 5 से 9 और ये सही लिखा हुआ है 10 से 14। 3 बातें पूरी करनी है। देखें, नंबर वन हमें नाम पता हो, सिर्फ 3 होते हैं, रुब्रा, सिरोसा, एल्बा। कलर देखें, कलर पता होना चाहिए, तो कलर रुब्रा रेड, सिरोसा पिंक, एल्बा व्हाइट। हमें ड्यूरेशन पता होनी चाहिए, रुब्रा 1 से 4, सिरोसा 5 से 9, एल्बा 10 से 14। तो ये लौकिया से बनने वाला थर्ड एमसीक्यू का एरिया है, जहां पे हमें टाइप्स में उनके नाम, कलर और ड्यूरेशन पता हो। इतना पता होना कंपलसरी है। रुब्रा, एल्बा, रेड, पिंक, व्हाइट, 1 से 4, 5 से 9, 10 से 14। चौथा सवाल जो बनता है वो कंटेंट को लेकर के। अब कंटेंट सामने बोर्ड पर दिए गए हैं, पर मैं जैसे बता रहा हूं उसे ध्यान सुनिएगा। यदि कंटेंट में ब्लड वेसल या टिश्यू दिखाई दे, यदि कंटेंट में ब्लड वेसल या टिश्यू दिखाई दे तो वो रुब्रा है। नेक्स्ट वन, यदि आपको वुंड, घाव, वुंड एक्सुडेट, पस, WBC, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सीरम जैसे पीले पीले मटेरियल दिखाई दे, वुंड एक्सुडेट, पस, WBC, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सीरम, तो वो सिरोसा है। लास्ट वन एल्बा, वाटर म्यूकस के अलावा सेल लिखा हुआ कोई कंटेंट है तो सेल में 90% वाटर होता है, तो आंसर एल्बा देना है। इस बेस पे एक एमसीक्यू पूछता हूं, जवाब दे देना। पोस्टमार्टम वेजाइनल डिस्चार्ज असेसमेंट में फाइंडिंग है डेसिडुअल सेल, एपिथेलियल सेल। बताइए वो रुब्रा है, सिरोसा है या एल्बा है? तो सिखाया मैंने आपको कि सेल जहां दिख जाए वो पानी है, वो एल्बा है। डेसिडुआ देख के भ्रमित मत होना, अकेला डेसिडुआ आता तो लाल रंग ले जाता, रुब्रा कहलाता, पर सेल का है कंट्रीब्यूशन तो कलर है व्हाइट, एल्बा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन लौकिया के बारे में। पहला, लौकिया का पूरा खानदान। नंबर 2, उसके अंदर पूरे टाइप्स वगैरह, और फिर सैनिटरी पैड काउंटिंग। अब बात कर लेते हैं लास्ट तीसरे ऑर्गन चेंज को लेकर के। जैसा वादा किया गया, यूटेराइन चेंज, वेजाइनल चेंज और अब ब्रेस्ट चेंज। उस ब्रेस्ट चेंज को पढ़ेंगे अपन इस हेडिंग के साथ। क्या नाम लिखा हुआ है सामने? लैक्टेशन। ब्रेस्ट फीडिंग प्रोसेस। पीडियाट्रिक में इसके जो कई सारे प्रिंसिपल हैं, प्रोग्राम्स हैं, वो बताए जाएंगे। यहां पे ओबीजी हार्मोनल कंट्रीब्यूशन क्या है उसे एक्सप्लेन किया जाएगा। लैक्टेशन क्या होता है देखो सामने, कैसे ये पर्पल कलर की मम्मी ब्लैक कलर के लल्ले को दूध पिला रही है, लैक्टेशन प्रोसेस है। यहां पे अपने को हार्मोनल रोल को ज्यादा एक्सप्लेन करना है, तो उस कैटेगरी में पहला एमसीक्यू डायरेक्ट, मेजर हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टेशन। ऐसी लैंग्वेज का सवाल आ जाए तो आप आंख बंद करके इस हार्मोन का नाम दे जाएं। हार्मोन अपने पास है प्रोलैक्टिन, मेजर हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टेशन। अब बात करेंगे अपन, ये जो लैक्टेशन पूरा प्रोसेस है ये कितनी स्टेप्स में कंप्लीट होता है, तो उन स्टेप्स से अपने पास एमसीक्यू है, अभी सामने बोर्ड पे आने वाली है। शर्त यह है हर स्टेप का मीनिंग आपको क्लियर हो। एग्जामिनर मीनिंग से ही सवाल बनाता है और फिर सेकंड वन हार्मोन का नाम पूछता है। तो स्टेप कौन कौन सी है, क्या शामिल है, सामने बोर्ड पे अवेलेबल। जितने नाम लिखे हुए हैं पहले उनका मतलब सुन लें, मतलब क्या क्या है वो देखें। लैक्टेशन प्रोसीजर 4 स्टेप चाहता है। नंबर 1,
जहां यह काम चलना है वो जगह तैयार हो, वो स्पेस डेवलप हो। नंबर 1, जगह बन गई, जगह तैयार हो गई तो वहां पे मटेरियल भरा जाए। सेकंड 1, मटेरियल भर गया तो अब इस मटेरियल को ट्रांसपोर्ट या डिलीवर किया जाए। तीसरा काम, कितने काम हुए? नंबर 1, स्पेस डेवलपमेंट, जगह बने, मटेरियल फिलिंग, मटेरियल भरे, डिलीवरी और ट्रांसपोर्ट, यहां से यह निकल करके आगे चले। चौथा, ये सारे काम जो ऊपर के 3 हैं वो लगातार चलते ही रहे। तो अब एकदम सिंपल लैंग्वेज बताऊं, जगह का बनना मैमोजेनेसिस, मटेरियल का भरना लैक्टोजेनेसिस, मटेरियल ट्रांसपोर्ट डिलीवर होना गैलेक्टोकाइनेसिस, और तीनों का काम एक साथ चलना गैलेक्टोपोएसिस। सरल लैंग्वेज से ये 4 चीजें। अब टेक्निकल टर्म जो आती है उनका यूज अपन लेना शुरू करेंगे। तो 4 स्टेप होती है, मैमोजेनेसिस, लैक्टोजेनेसिस, गैलेक्टोकाइनेस, गैलेक्टोपोएसिस। 1 बाय 1 शुरू करते हैं। नंबर 1, मैमोजेनेसिस, क्या बोला? जगह बने। तो लैक्टेशन संबंधित ऑर्गन है ब्रेस्ट, मेमोरी ग्लैंड, वो तैयार होना। तो टर्म है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। तो नंबर 1 सामने बोर्ड पे जो अवेलेबल है वहां लिखेंगे अपन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। तो चलिए, ये जगह तैयार हो गई, ये स्पेस तैयार हो गया। नंबर 1, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। दूसरा क्या वादा किया? जगह बन गई तो वहां पे मटेरियल भरो। मटेरियल क्या है? मिल्क भरो, भरने वाला काम लैंग्वेज है। सिंथेसिस एंड सिक्रिएशन ऑफ मिल्क इनटू एल्वियोलाई, सिंथेसिस एंड सिक्रिएशन ऑफ मिल्क इनटू एल्वियोलाई, मटेरियल भरना लैक्टोजेनेसिस। टर्म लिखते हैं यहां पे बोर्ड पे, ये हुआ सिंथेसिस ऑब्लिक सिक्रिएशन, और कहां भरे? मेमोरी ग्लैंड में मिलने वाली एल्वियोलाइज के अंदर भरे। सिंथेसिस एंड सिक्रिएशन ऑफ मिल्क इनटू एल्वियोलाई, मटेरियल फिलिंग हो गई, 2 काम हो गए। अब आगे तीसरा वादा क्या था? ये जो मटेरियल है ये डिलीवर हो, ट्रांसपोर्ट हो, वहां पहुंचे जहां जाना है। तो ये मिल्क मां को मेमोरी ग्लैंड में भर के पहुंचाना कहां पर है? बच्चे के पास। तो बच्चे के पास जाना, डिलीवर होना, ट्रांसपोर्ट होना। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एमसीक्यू कैटेगरी की से आ रही है सामने, टर्म है इजेक्शन ऑफ मिल्क। ये कई बार एग्जाम में डायरेक्टली हिट किया हुआ स्टेटमेंट है, इजेक्शन ऑफ मिल्क। टर्म है गैलेक्टोकाइनेसिस। इजेक्शन का मतलब बाहर निकलना और काइनेसिस का मतलब मूवमेंट होना। चौथी टर्म क्या थी? ये तीनों काम लगातार चलते रहें, और लगातार चलते रहें उसके लिए लैंग्वेज है मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन, मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन। तो चलिए, अपने पास ये 4 टर्म। तो सबसे पहला वादा आपसे था हमारा कि लैक्टेशन प्रोसेस के अंदर जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व हो रही हैं उनका नाम और मीनिंग हमें क्लियर हो। 100% एग्जाम में एमसीक्यू टर्म या मीनिंग से पूछेगा। जैसे आपको बोलेगा इजेक्शन ऑफ मिल्क क्या कहलाता है? जवाब गैलेक्टोकाइनेसिस। मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन क्या कहलाता है? जवाब गैलेक्टोपोएसिस। सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ मिल्क क्या कहलाता है? लैक्टोजेनेसिस। तो आपसे किसी भी कैटेगरी से सवाल पूछा जा सकता है। अब देखते हैं हार्मोनल रोल को। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ऊपर के जो 2 नाम लिखे हैं, मैमोजेनेसिस और लैक्टोजेनेसिस, ये काम कराए जाते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के द्वारा। तभी तो अपन ने प्रेगनेंसी में लर्न किया था, हमने देखा भी था कि लैक्टेशन होना पोस्टपार्टम में है, बच्चा दूध पिएगा पोस्टपार्टम में, पर उसकी प्रिपरेशन अपन ने प्रेगनेंसी में की थी एचपीएल हार्मोन के द्वारा,
और हमने कंप्लेंट भी देखी थी, कई बार एंटीनेटल मदर को ब्रेस्ट से कोलेस्ट्रॉल निकलने लग जाता था, उसे क्लियर करने के लिए स्टाइल वाटर बताया था, ऑयल बेस्ड यूज नहीं करना था। तो यह बात ऐसी है कि प्रिपरेशन ऐसा नहीं है अचानक पोस्टमार्टम में हुई है, प्रेगनेंसी में स्टार्ट की गई है। लेकिन मजे की बात यह, पोस्टमार्टम में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नहीं है, तो हर काम करने की जिम्मेदारी उसी को दी जाएगी जो लैक्टेशन संभालता है, हार्मोन प्रोलैक्टिन। तो ऊपर वाली टर्म जवाब देना शुरू करेंगे बैक टू बैक। इसके लिए जिम्मेदार अपने पास कौन हुआ? प्रोलैक्टिन। प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? प्रोलैक्टिन। पीएल का मतलब प्रोलैक्टिन। और मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन के लिए भी जिम्मेदार प्रोलैक्टिन। तो 4 में से 3 बार प्रोलैक्टिन का नाम आया। और समझ जाइए, क्योंकि 4 में से 3 बार प्रोलैक्टिन का नाम आया है, इसीलिए मेजर लैक्टेटिंग हार्मोन प्रोलैक्टिन को बताया है। बात करें उससे जो अलग सा तीतर है, परीक्षा में सवाल भी वही है लेकर के आता जो 4 की भीड़ में भी अलग सा है छा जाता। और कौन बचा है वो? इजेक्शन ऑफ मिल्क गैलेक्टोकाइनेसिस। और इस कैटेगरी के लिए जिम्मेदार है अपने पास ऑक्सीटोसिन। जी हां, अब आपको लैक्टेशन में हर इंडिविजुअल स्टेप का हार्मोन पूछे तो वहां पता चलेगा। स्टेप नंबर 3 गैलेक्टोकाइनेसिस, इजेक्शन ऑफ मिल्क टर्म आए तो हार्मोन ऑक्सीटोसिन है। इसके अलावा कुछ भी आ जाए, हार्मोन प्रोलैक्टिन है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यह अपने पास इन्वॉल्व 4 बेसिक स्टेप्स से रिगार्डिंग द प्रोसीजर ऑफ लैक्टेशन। बात करते हैं लैक्टेशन से एसोसिएट एक बहुत ही अच्छे रिलेशन की, जिस रिलेशन को सामने बोर्ड पर बताना चाहूंगा मैं इस नाम से। हेडिंग है कॉन्ट्रासेप्शन। अब कॉन्ट्रासेप्शन एडवाइस तक पहुंचने से पहले यहां पे बहुत सारे बेसिक रिलेशन आपको समझने हैं। सबसे पहले एक बोर्ड पे लाइन लिख रहा हूं, उसका मीनिंग देखेंगे आप किस प्रकार से लिखी गई है। एक तरफ लिखता हूं मैं लैक्टेशन और एक तरफ लिखा ओव्यूलेशन, और दोनों के बीच कराई तकरार और लग गया विरोध का निशान। इस मीनिंग का, इस लाइन का मीनिंग अंडरस्टैंड करें, बड़ा सरल निकल के आएगा। लैक्टेशन इनहिबिट ओव्यूलेशन। लैक्टेशन इनहिबिट ओव्यूलेशन। जो फीमेल लैक्टेटिंग है, जो ब्रेस्ट फीड करवाती हैं, जहां पर लैक्टेशन मैकेनिज्म चलती है, वहां पे ओव्यूलेशन वाला काम नहीं होता। और इसको एक्सप्लेन करते हैं हार्मोनल इंटरेक्शन से। लैक्टेशन का हार्मोन प्रोलैक्टिन, ओव्यूलेशन का हार्मोन एफएसएच एलएच। सो मैकेनिज्म होती है, फार्मा में भी आप पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। मैकेनिज्म है प्रोलैक्टिन इनहिबिट या प्रोलैक्टिन हैव नेगेटिव फीडबैक ओवर जीएनआरएच। प्रोलैक्टिन नेगेटिव फीडबैक दिखाता है जीएनआरएच को, वो जीएनआरएच जो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करके एफएसएच-एलएच निकालता था। मतलब ये प्रोलैक्टिन एफएसएच-एलएच को निकलने नहीं देता, एक्टिविटी नहीं करने देता। उसको आप इस रिलेशन से लिख सकते हैं। अब देखिए सामने, इसका हार्मोन बता दिया आपने प्रोलैक्टिन, और ओव्यूलेशन वाले बता दिए एफएसएच और एलएच, और उनके अंदर भी लड़ाई करवा दी, निशान बन गया ये। तो सेम मैकेनिज्म जो ऊपर है उसे ये चीज आपको बता दी गई। प्रोलैक्टिन, एफएसएच-एलएच, लैक्टेशन और ओव्यूलेशन, ये चीज जानना जरूरी है। इस चीज को ध्यान से समझेंगे तो एक बात के बारे में ज्ञान लेके जाएंगे। वो क्या? पोस्टमार्टम में जो मदर्स बच्चे को फीड कराती हैं, जो बच्चे को दूध पिलाती हैं, अपने शरीर में प्रोलैक्टिन का लेवल हाई कर जाती हैं और उन्हें मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओव्यूलेशन जैसे झंझट नहीं होते हैं। इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग को नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी कहा जाता है। भाई कॉन्ट्रासेप्शन इंसान कब यूज लेता है? जब उसे ओव्यूलेशन का डर होता है, और जब दूध पिलाएंगे तो ओव्यूलेशन का डर ही नहीं है तो कॉन्ट्रासेप्शन से मतलब नहीं है।
तो ये नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन। अब करते हैं एक मजेदार बात, एक स्पेशल नाम को लेकर के। एक महिला हमारे पास ऐसी है, एक मां हमारे पास ऐसी है जिसका नाम बोर्ड पे लिखता हूं, क्या है देखते ही समझना। उस मम्मी का नाम है नॉन लैक्टेटिंग मदर की कंडीशन बता रहा हूं मैं, कैसी है वो, नॉन लैक्टेटिंग। ये ऐसी मदर है जो बच्चे को फीड नहीं करवा रही है, या तो किसी कारण से या किसी कॉम्प्लिकेशन के चलते। अब जो फीड ही नहीं करवा रही है तो उसके बॉडी में ये गणित लागू नहीं होगी, उसका शरीर लैक्टेशन नहीं करवा रहा, उसका शरीर ओव्यूलेशन के लिए तैयार है। तो इस वाली पे आपको जाकर के कॉन्ट्रासेप्शन का ज्ञान बांट के आना पड़ेगा दोस्तों। ये वो फीमेल है जो लैक्टेशन नहीं करवा रही, जिसके बॉडी में प्रोलैक्टिन नहीं है, तो एफएसएच एलएच निकल सकता है। एफएसएच एलएच निकलने के लिए तैयार है, एकदम रेडी है ओव्यूलेशन के लिए, तो वहां आपको कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस देनी पड़ेगी। पर जब भी ओव्यूलेशन वाली बात चलती है तो रिश्ते में इसके साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल भी चलती है। तो बात करेंगे नॉन लैक्टेटिंग मदर में इन दो सीक्वेंस की। क्या सीक्वेंस है? नॉन लैक्टेटिंग में दो नाम लिखने हैं। एक नाम लिखना है आपको ओव्यूलेशन, और फीमेल में ओव्यूलेशन नहीं चलता बिना इसके कोऑर्डिनेशन के, तो नाम लिखना है आपको साइकिल। अब चीज समझनी है बड़े ध्यान से। ये नॉन लैक्टेटिंग वाली पूछ रही है, मैं बच्चे को दूध नहीं पिला रही हूं, क्या मेरे शरीर में कोई लफड़ा झपड़ा होगा साइकिल अंडे को लेकर के? तो उसे बताएंगे, उसे बोलेंगे आपके शरीर में ओव्यूलेशन आराम से हो सकता है, बिना किसी शर्त के हो सकता है, लेकिन कम से कम साइकिल तो उसमें ऐड कीजिए। और साइकिल वाली बात जब आती है तो एंडोमेट्रियम फर्स्ट रैंक पे जाती है। साइकिल कहती है जब तक एंडोमेट्रियम नहीं तब तक साइकिल नहीं। और एंडोमेट्रियम चाहे फीमेल लैक्टेटिंग हो या नॉन लैक्टेटिंग, चाहे मदर लैक्टेटिंग हो या नॉन लैक्टेटिंग, चाहे दूध पिलाती हो या नहीं पिलाती हो, वो 6 वीक से पहले आएगी नहीं। तो उस फीमेल को साइकिल कितने वीक से पहले नहीं आ सकती? 6 वीक से पहले नहीं आएगी। ये शर्त किसकी है? साइकिल की या ओव्यूलेशन की? साइकिल की। तो 6 वीक से पहले साइकिल आएगी नहीं, 6 वीक पे आएगी। और दोनों में रिश्ता होता है 14 दिन का, तो ओव्यूलेशन 14 दिन पहले। आंसर कितने वीक पे? 4 वीक पे। हमारी चिंता का विषय लैक्टेशन में लैक्टेटिंग मदर नहीं है, हमारी चिंता का विषय वो मदर है जो लैक्टेशन नहीं करवा रही हैं। उनके अंदर आपको बोलेंगे कि ओव्यूलेशन और साइकिल का क्या चेंज है, तो वहां बताएंगे साइकिल के लिए शर्त है 6 से पहले नहीं आएगी, ओव्यूलेशन की शर्त नहीं है, वो 4 वीक पे आ सकती है। अब इस इक्वेशन को देखकर रिजल्ट क्या निकलेगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट। यहां देखें, अपन ने जनरली सुना भी है साइकिल के 14वें दिन ओव्यूलेशन, के 14 दिन बाद फिर साइकिल, वो मेंटेन है। पर पोस्टमार्टम ही एक ऐसा समय है जहां साइकिल से पहले ओव्यूलेशन हो रहा है। तो एक स्टेटमेंट निकल के आ रहा है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आप भी जान लीजिए उसको। क्या है वो? ये लिखा मैंने, ओव्यूलेशन बिफोर मेंस्ट्रुएशन, ovulation before menstruation, this equation is only possible during the condition of postpartum। पोस्टपार्टम में एक ऐसी बात चलने वाली है जहां पे ओव्यूलेशन साइकिल से पहले आने वाला है। तो यहां पे दिमाग के तार बत्तियां खोल करके ज्ञान लेने के लिए शुरू हो जाइए। नॉन लैक्टेटिंग वाली बोल रही है कि मेरे दूध को लफड़ा नहीं है तो मुझे कॉन्ट्रासेप्शन का ज्ञान दीजिए, तो उसे बताएंगे कि आपके शरीर में यह ध्यान रखना है कि वैसे हर एक कपल जब प्लान करता है कि उसे प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है तो वो रिस्क डेज को कैलकुलेट करता है। 1 से 5 ब्लीडिंग डे, 6 सही है, 7 सही है, 8 सही है, 9 सही है, 10। अब आगे रिस्क डेज आने वाले हैं, तो वहां उसे ध्यान से बताना है कि ज्ञानी कैलेंडर की गणित यहां फेल हो जाएगी क्योंकि अंडा साइकिल से पहले आएगा। उस बेस पे उसे एडवाइस देनी है। अब जब एडवाइस देनी होती है तो उसके लिए बना हुआ है एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल ऑफ 3। एमएसएन में पढ़ते हैं बर्न के लिए रूल ऑफ 9,
पीडियाट्रिक में पढ़ते हैं रूल ऑफ 5 और ओबीजी में कॉन्ट्रासेप्शन बांटते समय पढ़ रहे हैं रूल ऑफ 3। अब इसकी बात सुने, सारा कॉन्ट्रासेप्शन का ज्ञान नॉन लैक्टेटिंग को देना है, पर एक रिसर्च लैक्टेटिंग मदर के लिए भी कुछ बोल रही है। वो क्या कि ये जो लैक्टेटिंग है, जब तक दूध पिलाती रहे, जब तक एक्सक्लूसिव फीडिंग करवाती रहे, तब तक वहां पे कोई भी ओवुलेशन जैसा काम नहीं होना चाहिए। पर उन फीमेल में भी 80% ये रिजल्ट है 3 महीने के बाद साइकिल आने का चांस बन ही जाता है। ये 3 आया इसलिए रूल ऑफ 3 बना। देखो इसकी डिटेल, रूल ऑफ 3 क्या बोल रहा है। तो यहां पे रूल ऑफ 3 2 में डिवाइड होगा। एक मदर कौन सी है जिसे सख्त जरूरत है कॉन्ट्रासेप्शन की, मरी रे मरी, बिना कॉन्ट्रासेप्शन के मरी। और ये वाली जो है आदर्शवादी परंतु 80% में आ गई, तो इसे भी चाहिए जुगाड़ वाली बातें। तो बात करेंगे नॉन लैक्टेटिंग मदर, इसे देना होता है आफ्टर 3 वीक कॉन्ट्रासेप्शन, और लैक्टेटिंग को देते हैं खतरा 3 महीने बाद, तो आफ्टर 3 मंथ। दोनों में 3-3 का बार नाम 2 बार आया, इसीलिए मेरा ये कॉन्ट्रासेप्शन रूल ऑफ 3 कहलाया। नॉन लैक्टेटिंग को एडवाइस दे रहे हैं अपन 3 वीक के बाद में, लैक्टेटिंग में रिस्क बन रहा है 3 महीने के बाद में। और ये सारी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू अवर टॉपिक लैक्टेशन। क्या बात हुई, लैक्टेशन चलेगा तो ओवुलेशन नहीं चलेगा। प्रोलैक्टिन एफएसएच एलएच को इनहिबिट करेगा, लेकिन जो नॉन लैक्टेटिंग है उसमें प्रोलैक्टिन नहीं रहेगा, उसमें एफएसएच एलएच से ओवुलेशन होगा। ओवुलेशन साइकिल के 14 दिन पहले होगा, इसलिए लाइन आ गई ओवुलेशन बिफोर मेंस्ट्रुएशन। ऐसी महिलाओं को कॉन्ट्रासेप्शन देना है, रूल ऑफ 3 आ गया। इनके लिए आफ्टर 3 वीक शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन लैक्टेटिंग मदर भी 80% में रिस्क बन जाता है, तो उनमें एडवाइस आफ्टर 3 मंथ। यहां तक के एडवाइस के साथ में लैक्टेशन वाले चेंजेस पूरे होते हैं, या यूं कहें जो आज अपन ने स्टार्टिंग में वादा किया कि नॉर्मल पोस्टमार्टम में 3 ऑर्गन चेंजेस अपन लेंगे इस लेक्चर में, वो तीनों यहां पे अपन ने डिस्कस किए। नंबर 1 यूटेराइन चेंजेस, नंबर 2 वजाइनल चेंजेस, नंबर 3 ब्रेस्ट चेंजेस। आइए एक बार गो थ्रू हो जाएं कंप्लीट लेक्चर से। तो स्टार्ट करेगा यहां से नॉर्मल परपेरियम। इंट्रो से 2 एमसीक्यू। पहला एमसीक्यू शुरू होता है आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा, मेमोरी ग्लैंड में डैमेज नहीं चलता है। नेक्स्ट वन इमीडिएट अर्ली रिमोट, क्वेश्चन बन रहे हैं इमीडिएट से फर्स्ट 24 आवर। नेक्स्ट वन चारों लाइन से एमसीक्यू, ये विशेष एमसीक्यू 6 वीक से पहले कुछ नहीं भैया। आगे चले, लोकिया पूरा खानदान क्या है, कहां से आता है, क्या लेके आता है, आइडियल ड्यूरेशन और मैक्सिमम ड्यूरेशन, टोटल अमाउंट, इनिशियल अमाउंट, पीएच, और फिर सैनिटरी पैड काउंटिंग। सवाल लास्ट के 2 से, हैवी और एक्सेसिव। हैवी में क्लॉट आएगा, क्लॉट के साइज से भी सवाल है। नेक्स्ट वन टाइप्स इसके, रुब्रा सिरोसा एल्बा, रेड पिंक वाइट, देन ड्यूरेशन। फर्दर प्रोसीड किया लैक्टेशन में, मेजर हार्मोन प्रोलैक्टिन 4 स्टेप, सिर्फ थर्ड में ऑक्सीटोसिन, बाकी सब में प्रोलैक्टिन। इस बेस पे दिया ज्ञान पूरा कॉन्ट्रासेप्शन का। तो ये अपने पास आज का लेक्चर कंप्लीट इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है नॉर्मल पोस्टमार्टम की। नेक्स्ट लेक्चर में पोस्टमार्टम कंटिन्यू रखेंगे, इसके और एस्पेक्ट को जानने के लिए, जिनमें इंक्लूड होंगी केयर पॉइंट ऑफ व्यू, एबनॉर्मलिटीज पॉइंट ऑफ व्यू। पर आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी समाचार नेक्स्ट में। धन्यवाद।